में बैठते हैं तो उम्र तो कम होती है लेकिन ज़िंदगी बढ़ जाती है। तो आज यही एहसास हुआ, आपके ऐसे लोगों के साथ बैठा। तकरीर करने का वक्त नहीं है, लेकिन मैं कुछ चीज़ों पर जो आप लोगों ने कही है उसकी वजाहत करना चाहता हूँ। अशोक पांडे ने हकीकत में वो सब कुछ कह दिया जो हम कहते हैं और समझते हैं कि इस मुल्क की बर्बादी का बायस हम एक कैटलिस्ट की हैसियत से हो गए हैं। बीइंग ए कैटलिस्ट, ये सब इत्तेहाद हो रहा है। हमने अक्सर ये बात कही, लेकिन हमारा मजाक उड़ा कि भाई जिस दिन हम इलेक्शन से हट जाएंगे उस दिन लड़ाई रोज़ी रोटी पे होगी, हिंदू मुसलमान पे नहीं होगी। लेकिन सियासत का जुनून है लोगों के पास। मैंने कई बार कहा कि इस मुल्क को बचाना है तो हम हट जाएं, और फिर मोदी साहब से पूछें कि अब आप आइए और आप बात बताइए कि क्या करना है। जहाँ तक पांडे जी ने एक सवाल किया था कि मज़हब के बारे में उन्होंने कुछ ऐसा बयान किया कि ये बहुत बुरी चीज़ है। मेरी सोच कुछ इससे मुख्तलिफ है। मेरा जो आइडियल है वो गांधी है। गांधी मुकम्मल रिलीजियस आदमी थे, बग़ैर पूजा किए बाहर नहीं आते थे। लेकिन इस ज़मीन पर कोई ऐसा सेकुलर लीडर 100 साल में पैदा नहीं हुआ, कई 100 साल में। वो मेरा रहनुमा है। मौलाना आज़ाद इतने बड़े दीनी आदमी थे कि अगर वो सियासत में ना आते तो दीनी रुतबा उनका इतना बड़ा था कि वो पूरी दुनिया में आज भी इस्लामिक स्कॉलर के नाम से माने जाते हैं। वो मेरे लीडर और मेरे ख्वाब हैं। तो मज़हब का मसला नहीं है, मसला यह है कि आप उसको इंटरप्रेटेट कैसे करते हैं, आप तसव्वुर कैसे करते हैं। पांडे जी चले गए, इसलिए मैंने ये सब बात रखी थी। योगेंद्र यादव जी ने एक बात कही और उन्होंने कहा कि ये जो डिवाइड हुआ है ये अंग्रेज़ी बोलने वाले एलीट सिस्टम में, और हम उससे बात करते रहे, और जो लोग हिंदी ज़बान में बोलते थे और पढ़ते थे वहाँ नहीं पहुँचे। कुछ हद तक सही है, लेकिन त्रिपाठी साहब इसकी तस्दीक करेंगे। मैं सन 80 से बराबर यूरोप और अमेरिका जाता रहा हूँ। अब जब से सेहत ख़राब हुई है, नहीं तो हर 6 महीने में मेरा सफ़र होता था। वहाँ तो सब अंग्रेज़ी बोलने वाले हैं। वहाँ जो इंडियन डायस्पोरा है वो आप क्या समझते हैं उनके अंदर किस कदर जुनून है और नफ़रत पैदा हो गई है मुसलमानों के ख़िलाफ़, आप इसको सोच भी नहीं सकते। मेरे खुद अजीज़ दोस्त, मैं जब अलीगढ़ में पढ़ता था अर्ली 60s में, तो जयप्रकाश नारायण को यूनियन में लाया था जब मैं वहाँ का सदर था। जयप्रकाश नारायण ने एक बात कही थी, हम बच्चों से जो स्टूडेंट यूनियन में थे, कि जो हिंदू लड़के हैं वो एक मुसलमान से ऐसी दोस्ती करें कि उसकी बहन को अपनी बहन माने, उसकी माँ को अपनी माँ माने, उसके ख़ानदान से जुड़ें। और जो मुसलमान हैं वो एक ऐसे हिंदू का दोस्ती करें जो उसका करीब का रिश्ता बन जाए। मेरा एक दोस्त जो बचपन से दोस्त था, मैंने उसके साथ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ लखनऊ से लेकर अलीगढ़ तक किया, रूममेट रहे। आज भी हम तीसरी नस्ल है, उनके घर की शादियां हम तय करते हैं और हमारी घर की शादियां उनसे पूछ के होती हैं। आज वो शख्स भी मोदी का भक्त है। ये कौन सा फार्मूला पैदा हो गया है? कल्ब डूबने लगता है जब मैं राजीव सिन्हा को सुनता हूँ। दोस्त है, बचपन का भाई है मेरा, वो बदल गया। उसने तो हिंदी में नहीं पढ़ा था, उसने तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। मुर्तज़ा जी ने यूनिवर्सिटी के दर्दनाक वाक़यात बयान किए। मैं मुर्तज़ा जी से बताना चाहता हूँ कि जिस इरफान हबीब साहब का आपने ज़िक्र किया, उसी यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ा और वो पढ़ाते थे। मैं साइंस का स्टूडेंट था, उस वक्त से उनकी कदर करता था मैं। उस यूनिवर्सिटी का क्या हाल हुआ है?
आज उस यूनिवर्सिटी में एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो, कोई भी पोस्ट ऐसी नहीं है जो एडहॉक न हो रही हो। आज इनका जो टारगेट है आरएसएस का, वो इंस्टीट्यूशंस पर है। और मुस्लिम कौम ये शिकार हुई सन 47 में, मज़हब के नाम पर ये बंटवारा हुआ, दोनों हाथों से ताली बजी, नतीजे में हिंदुस्तान बटा और 15 अगस्त को इस मुल्क का मुसलमान दूसरे दर्जे का शहरी बन गया। हम मुजरिम हो गए कि हमने बनाया है, जबकि हमने तो जिन्ना को ठुकराया था, कुर्बानी दी थी, लेकिन हम मुश्तबा और मशकूक हो गए। ये खौफ और हिरास का आलम यह था कि मुसलमान घेटोज़ में जाने लगा। मुझे याद है जब मैं अर्ली 60s में पढ़ता था तो मेरी एक कज़िन जामा मस्जिद में रहती थी। मैं क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में बड़ा एक्टिव था, वहाँ का प्रेसिडेंट था, तो दिल्ली आता था मुख्तलिफ लीडरों से मिलने के लिए। तो मेरी कज़िन बहुत उम्र रसीदा थी, वो कहती थी भैया ज़रा सूरज डूबने से पहले शहर वापस आ जाना। मैं उनसे कहता था कि परेशानी क्या है आपको? उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली के फसाद देखे, यहाँ घर जला के चरागाह हुआ है, ये हिंदुस्तान ऐसे बना है। तो हम उस वक्त से महसूस करते थे और हम समझाते रहे अपनी कौम को कि बाहर निकलो, वो अंदर रही। यहाँ तक कि जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने फैसला किया कि मैं मुस्लिम इलाके में नहीं रहूँगा। गुड़गांव गया, गुड़गांव की कॉलोनी में मैं अकेला मुसलमान हूँ, और मेरे सारे दोस्त ये कहते रहे कि अरे वहाँ क्यों चले गए। वजह ये हुई कि हमने इंटरैक्ट नहीं किया। अभी पांडे जी आपका जिक्र मैंने किया और आपकी बात से इत्तेफाक किया कि कैटलिस्ट हैं हम जोड़ते हैं, लेकिन मज़हब के नाम पर जो आपने बात की वो मैं कह चुका, अब दोबारा नहीं कहूँगा। लेकिन मैं अपने हालात ये बताना चाहता हूँ कि हम अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन बदनसीबी हमारे साथ क्या है। इस मुल्क का जो प्रचार मंत्री है, जिसको हम सब लोग प्रधानमंत्री कहते हैं, वो लाल किले से ये कहता है 1000 साल के बाद आज़ादी मिली। तो बताइए कि हम क्या करें। गुलिस्तान को जब ज़रूरत पड़ी गर्दन हमारी ही कटी। आज अहले चमन पूछते हैं, आज अहले चमन कहते हैं ये चमन मेरा है तुम्हारा नहीं। तो क्या करें जब ऐसी शक्ल पैदा हो जाए। सिर्फ और सिर्फ एक मदावा बिल्कुल सही है कि इख्तलाफात को दूर करना पड़ेगा, और अब हमको बैठ के सर जोड़ के फैसला करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र कर दिया, इसलिए मैं एक लाइन में सिर्फ ये बता दूं कि मैंने अपने मुसलमानों से ये कहा कि जो पढ़े लिखे दानिश्वर लोग हैं वो एक प्लेटफार्म पे क्यों नहीं आते, इस मुल्क को क्यों नहीं बचाते। ये मुल्क ख़तरे में है, इसका आईन ख़तरे में है, इसके प्रियम्बल तक को हटा दिया गया जिसका भी आप लोगों ने जिक्र किया। तो हमारा वजूद इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन से है। अगर हमको इस मुल्क में रहना है तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही पांडे जी ने कही थी कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज और कांग्रेस का भी हाथ था। मेरा जो आइडियल है वो मौलाना आज़ाद है, जिसने एक हाथ से मुस्लिम लीग से लड़ाई लड़ी और दूसरे हाथ से हिंदू महासभा और आरएसएस से लड़ी। आज वो कांग्रेस की सिर्फ माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंदर एक फ़ोटो लगी हुई है, और जब सेशन हुआ कांग्रेस का तो उसमें मौलाना आज़ाद की फ़ोटो नहीं थी और अम्बेडकर की फ़ोटो थी। मैंने बयान दिया कि अम्बेडकर ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए तारीख़ के पन्ने उठा के देख लो, उसने एक दिन के लिए भी काम नहीं किया, लेकिन हिंदुस्तान बनने के बाद संवारने के लिए उसने बहुत बड़ा काम किया।
लेकिन मौलाना आज़ाद वहाँ से हटा दिए गए। और मौलाना आज़ाद जिससे लड़ते रहे वो शख्स एक मुल्क का कायद आज़म बन के मरा। मौलाना आज़ाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों के पास भिखारियों के बीच में लेट गया और एहसान किसी ने नहीं माना। हम एहसान भी नहीं मनाना चाहते, लेकिन ये तो नहीं मान सकते कि अहले चमन ये कहें ये मुल्क, ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। हम आज भी ये समझते हैं कि ये चमन हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह और क्लियर है, हमने अपने मुसलमानों को जो ये कहा कि हमको अब अपनी सियासी जमातें हों या मिली जमातें हों, इनसे पीछा छोड़ना चाहिए, मजबूत बन जाएं और सेकुलर फोर्सेस के साथ खड़े हों और कहीं न कहीं गांधी को ढूंढ के लाएं। ये रविश रहेगी। मुझसे पुनियानी जी ने बम्बई में कहा कि आपने मुसलमानों को बुलाया, हमें नहीं बुलाया। मैंने कहा पुनियानी भाई, आपके बगैर तो मेरा वजूद भी ज़मीन पर नहीं है, लेकिन क्या करूं, इस कौम के पैर ही नहीं हैं। ये डरी हुई खौफज़दा कौम है और यही वजह है कि गलेट्स में रहती है, घाटोज में घुस गई है और डरती है, खौफज़दा है। मेरा एक ही मिशन है कि मैं अपनी कौम को सिर्फ ये कहता हूँ कि डरना बंद कर दो। खौफ जिस कौम को हो जाता है वो मंजिल की आखिरी सतह पे खड़ा होता है। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जामी मिलिया हो या दूसरे इदारे हों, क्या ऐसे नालायक लोग मुसलमान नहीं थे? आप यूपी और बिहार को मैं जानता हूँ, जब मुसलमान कहा जाता है कि ये तालीम की तरफ नहीं जाते, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आज से 100 साल पहले और 70 साल पहले हिंदुस्तान का कोई वो शहर बता दीजिए जहाँ इस्लामिया कॉलेज न खोला गया हो। वो मुसलमानों ने खोला था, आज सिसक रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद सर सैयद ने डाली थी। वो पहला शख्स था जिसने जदीद तालीम की शमा हिंदुस्तान में रोशन की थी। आज उसकी दरगाह को लूटा जा रहा है। हम लोगों को चाहिए, बिल्कुल सही कहा पांडे जी ने, कि ये लड़ाई 24 की तो पहले है, लेकिन उसके बाद ये लड़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। मैं सबसे एलानिया कहता हूँ कि मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, और कांग्रेस वालों से कहता हूँ मेरी आइडियोलॉजी कांग्रेस की है, मेरा लीडर, मेरा हीरो नेहरू गांधी हैं, लेकिन उनकी जमात ने ये फैसला किया कि मियाँ के साथ जाओगे तो पोलराइजेशन हो जाएगा। ये सहमे हुए, डरे हुए सियासी लोग जिम्मेदार हैं इन लोगों को लाने के लिए। ये डरते हैं उन लोगों से, और मैं समझता हूँ कि अब जितने भी हमारे ख्यालात हों, जितने भी हमारी फिक्रें हों, सबको जोड़कर पहला कदम उठाना ये चाहिए कि आज से और अभी से कि हम पूरी कुव्वत के साथ लड़ेंगे और 24 में हम किसी न किसी सूरत से इस हुकूमत को बदलेंगे। तहरीक जब ही कामयाब होती है जब जुनून पैदा हो जाए, और अगर जुनून नहीं है तो मंजिल नहीं मिलती है। आरएसएस ने जुनून पैदा कर दिया है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और वो जुनून हम में नहीं है। हम तो ये सोचते हैं कि उसके घर पे दस्तक हो गई है, अभी हमारे लिए वक्त बाकी है। तो बार बार मैं कहता हूँ कि साहिल पे बैठ के तूफ़ान का नज़ारा न करिए, आगे बढ़िए। एक बार फिर त्रिपाठी भाई आपका शुक्रिया, ऐसी महफिलों में बुलाते हैं तो मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी शायद और बढ़ जाए। ज़िंदगी के लिए कहता हूँ कि ज़िंदगी ज़रा आहिस्ता चल, अभी कुछ कर्ज निभाना बाकी है। चाहता ये हूँ कि 24 तक ज़िंदा रह जाऊँ और इनके ज़वाल को देख लूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।